नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कॉमर्स ब्लॉग में। और आज हम जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। और मार्केटिंग सेगमेंटेशन को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वह है मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, रिक्विजिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन और एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज। तो इतना आज हम पढ़ेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंप्लीट जो एक मार्केट होती है जहां कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को बेचता है, उस मार्केट को जब वो कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता है अपने सुविधा के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से, जब वो एक कंप्लीट मार्केट को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है तो उसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझें। जैसे आप सेब लेते हो तो सेब आप पूरा खड़ा सेब भी खा सकते हो, ठीक। लेकिन सेब आप क्या करते हो, सेब को आप पीसेस में कट करते हो, उसको अच्छे से साफ़ करते हो, उसके बाद आप खाते हो। ये क्या है, ये एक सहूलियत के लिए आप उसी सेब को अलग अलग पार्ट में कर लिए। सेम इसी तरह जो है अपने फ़ायदे के लिए कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो एक कंप्लीट मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि उनको आसानी हो। अब हमारे मार्केटिंग के फादर फिलिप कोटलर सर क्या कहते हैं, तो देखिए इनका कहना है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट्स ऑफ कस्टमर्स। देखिए पहले इतना समझते हैं। बेसिकली सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट यानी मार्केट को फर्दर डिवाइड कर देना इनटू किसमें, होमोजीनस सबसेट्स में। होमोजीनस का मतलब सेम तरह की जो फीचर्स हैं उसमें डिवाइड कर देना। और वेयर्स एनी सबसेट में कंसीवली बी सेलेक्टेड एज मार्केट टारगेट टू बी रेज्ड विथ अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। और जहाँ पे किसी पर्टिकुलर या अलग अलग जो सबसेट्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है और उनके पास तक पहुँचा जा सकता है अलग अलग मार्केटिंग मिक्स के थ्रू। अब यहाँ फिर पूरा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हुए देखिए मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जब हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बिजनेस जब करना होता है, वो मार्केट में जाता है तो उसके पास एक कंप्लीट मार्केट होती है। कंप्लीट मार्केट का मतलब अगर आप इंडिया में कहीं खोल रहे हो प्रोडक्शन, तो आपकी जो रीच है वो ऑल ओवर इंडिया तक हो सकती है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बेच सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। पर ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक जगह बैठ के ऑल ओवर इंडिया वो एक ही काम को ऑपरेट कर पाए। ऐसे केसेस में अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, लोगों की नीड्स को अच्छे से सूट करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये पार्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। वो अपने फ़ायदे के हिसाब से पूरी कंप्लीट जो मार्केट है उसको डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट है, मान लीजिए आप 6 पार्ट कर लिए, तो 6 पार्ट में जो 6 के 6 पार्ट हैं, हर पार्ट के लिए जिस तरह की मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजी यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी, प्राइस से, प्रमोशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी होंगी, वो 6 पार्ट को कंसीडर करके उनकी नीड्स के हिसाब से डिवाइड करी जाएंगी। आप इसका और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हो कि जब आप स्कूल टाइम में थे, तो स्कूल टाइम में टीचर क्या करते थे कि टीचर के मन में कहीं ना कहीं होता था उनको पूरी क्लास को पढ़ाना है, पूरी क्लास को पढ़ाते भी थे, लेकिन टीचर के मन में कहीं ना कहीं एक इस ग्रुप होता था बच्चों का। उनको पता होता था कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको किस हिसाब से पढ़ाना है जिससे अच्छा वो रिजल्ट ला पाएँ। एवरेज स्टूडेंट कैसे हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको किस हिसाब से ट्रीट करना है। तो कहीं ना कहीं जो है उनके मन में, दिमाग में जो स्ट्रेटजी होती थी वो तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग होती थी। वो चाहते तो सेम आके क्लास में पढ़ा के जा सकते थे पूरी क्लास को, लेकिन स्ट्रेटजी का मतलब हुआ कि कॉपी चेक करने का, होमवर्क करने का, बच्चों से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है उनका, वो कहीं ना कहीं अलग होता था। इसी तरह जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका भी जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इसीलिए वो करते हैं। In the broader concept, the process of marketing segmentation can be explained in the following ways. देखिए
सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग दी ब्लॉक ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के एक पूरे ब्लॉक जो होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर बाइफरकेटिंग द ब्लॉक इनटू सेगमेंटेशन, तो कंप्लीट जो ब्लॉक होगा उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। फिर डिज़ाइन द मार्केटिंग मिक्स दैट सूट्स दी सेगमेंट, तो वही मैंने कहा कि जो स्ट्रेटजी जो पॉलिसी उनके लिए काम करेगी उसको वहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है जो उनको सूट करेगी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया ये कंप्लीट मार्केट है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है, ये पूरा एरिया। अब ये पूरी मार्केट है लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, सेगमेंटेशन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर पाए, लोगों को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। ये क्या हुआ, ये हम सेगमेंटेशन कर दिए, बांट दिए। अब ये अलग अलग जो है सेगमेंट्स हो गए हैं, ये सबसेक्ट्स जिसको बोलते हैं, सबसेक्ट्स 1 2 3 4, ये सेगमेंट भी बोल सकते हैं, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट 4। सेगमेंट में बांटने के बाद इस सेगमेंट को जो सूट करेगा वो मार्केटिंग मिक्स किया जाएगा, यहाँ पे जो सूट करेगा वो मार्केटिंग मिक्स होगा, और यहाँ पे जो सूट करेगा वो होगा, यहाँ पे जो सूट करेगा वो होगा। तो जो मार्केट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग जो है हिसाब से किया जाएगा। अब आगे इसका इवैल्यूएशन देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, और इसमें हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन के। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के जो है हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बेसिकली ये जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन है ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन किसके लिए है, मार्केटर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, दोनों के लिए। विन विन सिचुएशन क्यों है, क्योंकि मार्केटर्स को भी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आसान हो जाता है फोकस करना, उस हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब, सेगमेंट के हिसाब से वो काम करता है, उसके लिए ईजी होता है अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाना। कंज्यूमर के लिए क्यों बेनिफिशियल है, विन विन सिचुएशन है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट जो पाएगा वो कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान देके उसकी जो नीड्स होंगी उनके हिसाब से देगा, तो इस वजह से ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं। सेगमेंटेशन इनेबल्स टू एनालाइज मार्केट। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रमोट करता है कि वो मार्केट को एनालाइज करें, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जाएगा और समझने की कोशिश करेगा कि कंज्यूमर पर्टिकुलर वे में क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसको उसके बारे में, और कैसी प्रोडक्ट सर्विसेज उसको चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वो एनालाइज करता है। फिर क्या है, फॉर्मुलेट दी एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। देखिए जब एनालिसिस हो गया है, आप एनालिसिस कर लिए हो, तो उसके बाद आप जो है एक अच्छा सा मार्केटिंग प्लान जो सूट करेगा उसको आप क्रिएट करोगे। देखिए जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम्स होंगे उनको फॉर्मुलेट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सेगमेंटेशन, जब आप ये सेगमेंटेशन की पूरी एनालिसिस कर ली हो मार्केट की, तो उसके बाद सेगमेंटेशन के बाद आपके लिए हर सेगमेंट के लिए आपको बहुत अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो वहाँ की नीड्स को सूट करे। देखिए मार्केटिंग मिक्स उस हिसाब से होना चाहिए जो मैच करे, मैचिंग मार्केटिंग मिक्स आपको बनाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद है इसका और एडवांटेज सेगमेंटेशन का, हेल्प्स इन असेसिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के लेवल को ये जानने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आप सेगमेंटेशन कर दिए, सेगमेंटेशन करने के बाद जब आप मार्केट एनालिसिस करते हो और पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जब आप मार्केटिंग मिक्स डेवलप करते हो, तब आपको पता चलता है कि इस सेगमेंट्स में कौन और प्लेयर हैं और उनके क्या क्या प्लान्स हैं, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं और आपको क्या करना है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक इमेज है, इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन सबके प्लान्स की जानकारी है, डिटेल। अब आप देखिए कि जब ये मान लीजिए जियो है, इसने इस पर्टिकुलर 1.5 GB के सेगमेंट में इसको उतारना है, तो ये देखा कि भैया एयरटेल और वोडाफोन जो है वो पहले से महंगा दे रहे हैं 248 249 का। तो इन्होंने देखा कि ये इस सेगमेंट में क्या क्या दे रहे हैं, 1.5 GB पर डे दे रहे हैं, 1 महीने की वैलिडिटी है, तो जियो ने क्या किया 199। तो कंपटीशन को यहाँ पे ये अच्छे से जान पाए, समझ पाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी लेवल ऑफ कंपटीशन आप बहुत अच्छे से असेस कर पाते हो जब आप जो है सेगमेंटेशन कर लेते हो। फिर गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज।
सेगमेंटेशन करने के बाद आपको पता होता है कि आपको कैसे क्या करना है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो आपको पता है कि सिर्फ यही काम उसमें करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, पैसा आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड होने के बाद आपको घर बनाना है। जब आपको पता है कि मुझे सिर्फ 2 BHK बनाना है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ये ऐसी सी चीज़ है, और आपके पास आपको लगेगा कि यार इतने काम में जो है पैसा जो है कम ना पड़ जाए, यानी रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, तो आप बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट वे में काम करोगे, लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट निकालने की कोशिश करोगे, आप वेस्टेज को अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे। तो सेगमेंटेशन होने के बाद कहीं ना कहीं ये कंपनी को ध्यान देना पड़ता है कि उनके जो रिसोर्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, वो चाहे सेगमेंटेशन करे या ना करे, लेकिन उसको जो है रिसोर्स उतने ही मिलेंगे। तो उतने रिसोर्स में अगर सेगमेंटेशन हो जाता है तो उसको हर सेगमेंट के लिए उसको पता है कि उसके पास रिसोर्स लिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको उसी में बेस्ट तरीके से काम करना पड़ता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन के? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ कही जाती है कि कॉस्ट को ये कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है, जो कि ठीक भी है। एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर डिफरेंट सेगमेंटेशन। जब आप अलग अलग सेगमेंट्स पे आप काम करोगे तो सीधी सी बात है आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें हम, तो एडवर्टीजमेंट को ही देख लीजिए। अगर आप सिर्फ एक सेगमेंटेशन आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक पूरी कंप्लीट मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, तो एक एडवर्टीजमेंट हर जगह आपका काम कर जाएगा। पर आप 4 सेगमेंटेशन कर दिए, यानी चारों सेगमेंट जो हैं आपके अलग अलग, उसके लिए आपको अलग एडवर्टीजमेंट चाहिए होगा, तो क्या हुआ, आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ गई। फिर इसी तरह से और चीज़ें हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को मान लीजिए हम लेते हैं। अगर आपका सेगमेंटेशन नहीं हो, आप कंप्लीट मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक प्रोडक्ट दे रहे हो। अगर आप रिसर्च और डेवलप सेगमेंटेशन कर रहे हो, तो रिसर्च और डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, हर सेगमेंट की नीड्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो कॉस्ट है, ऐसे ऐसे हर चीज़ को आप मिला लेंगे तो सब चीज़ों में कॉस्ट बढ़ जाती है। देखिए, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गया, जिसको हम इसी में कवर कर लिए कि जब सेगमेंटेशन हो जाएगा तो आपको प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा जो है खर्चा करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि मान लीजिए पहले आप पूरी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हर जगह कर रहे हैं। पर सेगमेंटेशन जब आप करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे आप डिसाइड करते हैं सेगमेंटेशन की इस चीज़ पे होगा। मान लीजिए कि आप सेगमेंटेशन जियोग्राफिकल उस पे कर रहे हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रोडक्ट को भेजेंगे, किसी प्रोडक्ट को नहीं भेजेंगे। पहले था कि आप एक वैन करते थे, वो आपकी वैन हर जगह वही वैन गई, डिलीवर करके चली आई। अब आपकी चूँकि आपकी जो अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग उनका एरिया है, तो डिलीवरी के लिए आपको अब ज़्यादा वैन चाहिए, जो वैन अलग अलग जगह जाके पर्टिकुलर सेगमेंट के प्रोडक्ट को डिलीवर करे। फिर है तीसरा पॉइंट, मार्केट टेंड्स टू चेंज एंड और वोलाटाइल विथ द चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेस्ट और ये सब। देखिए, कुल मिला जुला के जो कहने का मतलब है कि मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती है, टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ बदलते रहते हैं। तो ऐसे केस में जब सेगमेंटेशन में आप अलग अलग सेगमेंटेशन में इन्वेस्ट किए हो, तो अगर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट चली जाएगी, या तो आप फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रिसर्च वगैरह में, रिसर्च डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे कि वो पैसा जाता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर रहता है हमेशा, क्योंकि चेंज की वजह से। फिर आगे है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, किस बेस पे हो रहे हैं, इसको हम ऊपर सिर्फ हेडिंग पढ़े थे, अभी हम पढ़ते जा रहे हैं सीधे। पर्सनल एट्रीब्यूट्स और बाकी सब चीज़ें देखिए हम लाइन से डिस्कस करते चलते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में पहले जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द कस्टमर। देखिए, कस्टमर को जियोग्राफी के बेस पे आप डिवाइड कर दिए, कुछ भी हो सकता है, जियोग्राफी मतलब एरिया आप समझिए यहाँ पे। देखिए, जैसे जोन हो गया नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, या आप रूरल अर्बन इस तरह से, या डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ टाउन्स, इस तरह किसी भी बेसिस पे, स्टेट बेसिस पे आप डिवाइड कर दिए। तो ये जो सेगमेंटेशन होता है ये होता है, ऐसा हम मानते हैं कि जो ज्योग्राफी है अलग अलग जगह की, वहाँ की वजह से जो डिमांड्स हैं वो बदल सकती हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ को लो, एकदम नॉर्थ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, वुलन क्लॉथ्स की ज़्यादा ज़रूरत है। एकदम साउथ चले जाओ, महाराष्ट्र में देख लो आप,
महाराष्ट्र आपका वेस्टर्न हो गया, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई, यहाँ चले जाओ, वहाँ क्या है, ठंडक नहीं है। तो इस वजह से अगर आप सिर्फ देखो कि जो कपड़े की होंगी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, उनको अगर टारगेट करना है, उनको प्रोडक्ट डेवलप करना है लोगों के लिए, तो उनको अलग जियोग्राफी यानी नॉर्थ के हिसाब से उनको अलग करना पड़ेगा और साउथ के हिसाब से अलग। मॉन्टी कार्लो काफ़ी फेमस ब्रांड है जिसकी हम लोग सबसे ज़्यादा जो है वुलन क्लॉथ्स पसंद करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मॉन्टी कार्लो आप जो है उसको महाराष्ट्र में एकदम फेमस नहीं कर सकते, उसको साउथ इंडिया में नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्थ में काफ़ी फेमस है। तो ये जो ये आपकी जियोग्राफी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी कंपनी पे, और इसके बेसिस पे सेगमेंटेशन किया जाता है। अब रूरल अर्बन को देख लें। अब रूरल अर्बन में अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को देखिए, तो सीधी सी बात है, उनको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। वो देखेंगे अर्बन के लिए अलग है, रूरल के लिए अलग है। अब आप लोग कहोगे कि एग्रीकल्चर में कैसे, देखिए रूरल पार्ट में आपकी प्योर जो एग्रीकल्चर काम होगा वो चलेगा, जैसे कि आपकी गेहूँ, धान, इन सब की जो है की खेती होगी। अब शहर में भी देखोगे, शहर में लोग पौधे के शौकीन होते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में लोग पौधे लगा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप देखोगे तो डिमांड काफ़ी अलग है। शहर में ट्रैक्टर्स के पार्ट नहीं चाहिए, लोग घर में ट्रैक्टर नहीं रख रहे हैं, लेकिन गांव में है। तो जो भी कंपनीज हैं इनसे रिलेटेड, वो देखेंगे कि उनके पास दो मार्केट हैं। हाँ, एक मार्केट अर्बन रूरल उनकी काफ़ी बड़ी है, अर्बन मार्केट उनके लिए काफ़ी छोटी है, लेकिन मार्केट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह ईस्ट वेस्ट और बाकी सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, टाउन्स, बहुत सारे इस तरह से सेगमेंटेशन इस बेसिस पे हो सकते हैं। कोर आप समझ गए हो। डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में है, देखिए ये लोगों से रिलेटेड होता है, और इसमें क्या क्या आता है हमने कल भी डिस्कस किया था बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इनके बेसिस पे क्या है कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप कपड़े बेच रहे हो, आप सीधे से देखते हो कहीं भी जाते हो बड़े शोरूम में, तो मेन क्लोथिंग अलग होती है, ठीक है, अच्छे शोरूम में आप जाओ, वुमेन की अलग हुई, और बाकी बच्चों के लिए अलग सेगमेंट होता है। तो क्या हुआ ऐसे केस में, हमने जो है ये अगर आप कहो कि एक तरह से जेंडर के बेसिस पे इसका जो है सेगमेंटेशन किया है, तो उनके कपड़े अलग अलग होंगे। एज ग्रुप की आप बात करो तो ये कल भी मैंने एग्जांपल लिया था कि नौजवान जो हैं, नए लड़के हैं, वो जीन्स काफ़ी पसंद करते हैं, शर्ट काफ़ी पसंद करते हैं। आप बुज़ुर्गों को देखोगे तो उनकी क्लोथिंग की जो स्टाइल होगी वो दूसरी होगी। तो इसलिए जो पूरा सेगमेंटेशन है वो एज ग्रुप पे हुआ है। फैमिली साइज के हिसाब से कल भी हमने एग्जांपल लिया था बकेट का। आप सिंगल रह रहे हो तो आपका एक बकेट में काम चल जाएगा, आपके पास ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे धोने को। अगर 8 लोगों की फैमिली है तो आपको एक बड़ा टब चाहिए होगा जिससे आराम से कपड़े धो पाओ, ज़्यादा नंबर में चाहिए होगा। तो इसलिए जो है सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो हम देखते हैं हर जगह सेगमेंटेशन ही है वो जो काम कर रही है। और एजुकेशन, एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मान लीजिए कि आप एजुकेशन कैसे आप डिसाइड करोगे। नोवेल की आप देखते हो मार्केट, नोवेल की जो आप ये मार्केट देखोगे, ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा हर जगह, महाराष्ट्र में मिल जाएगा हर जगह, किसी भी बड़े शहर में हर जगह मिल जाएगी, आप जाके परचेज़ कर सकते हो। पर कभी किसी गांव में से आप देखे हो जाते हुए कि नोवेल की वहाँ पे है, नहीं मिलेगा, या तो बहुत रेयर होगा, नहीं तो मिलता ही नहीं जनरली। क्यों? क्योंकि जो उनकी एजुकेशन लेवल है वो वहाँ पे कम है। इस वजह से एजुकेशन के बेस पे हम लोग सेगमेंटेशन किए हैं। तो जो पढ़ पाएंगे, जिनके पास उस चीज़ की जानकारी है, वहीं पे हम टारगेट कर रहे हैं। फिर रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन के बेसिस पे हमने मैकडी का कल एग्जांपल लिया था कि इंडिया में बीफ बैन है और लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है, इस वजह से यहाँ पे उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ के सेंटिमेंट्स के हिसाब से, यहाँ के रिलीजन के हिसाब से वो आलू टिक्की और इस तरह की चीज़ें रखी हैं। लेकिन फॉरेन में आप जाओगे तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए फिर है साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइकोग्राफिक में आप देखोगे पर्सनैलिटी कैसी है इंडिविजुअल की, एग्रेसिवनेस, डोमिनेंस कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है कस्टमर की, ये सारी चीज़ें देखोगे। ये सब चीज़ें आप देखो कैसे इस बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। कई एग्रेसिवनेस पे मैं अगर बात करूँ, कई ब्रांड अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसको काफ़ी एग्रेसिव उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनका जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। जैसे अगर आप किसी स्पोर्ट्स कार का या परफॉर्मेंस कार का देखो, वो उस हिसाब से दिखाते हैं कि एकदम एग्रेसिव लोगों के लिए, एकदम आप फास्ट सड़कों पे जाओ, सड़क को एकदम जो है
या काफ़ी एग्रेसिव रहो, उस तरह की चीज़ें। डोमिनेंस है, डोमिनेंस का मतलब हो गया आप एक रॉयल्टी भी कह सकते हो, या आप सबसे ऊपर हो। जब आप किसी एसयूवी का प्रचार देखते हो, एसयूवी का मतलब जो बेसिकली फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी, इस तरह के व्हीकल्स हैं, उनको एसयूवी बोलते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। जब इनका आप एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आप क्या देखोगे, इनको फास्ट नहीं दिखाते हैं, इनको दिखाते हैं एक राजा टाइप से, कि रोड को ना ये रूल करते हैं, रूल दी रोड, ये टैगलाइन भी है किसी व्हीकल का। डोमिनेंस, ये वहाँ पे इस हिसाब से सेगमेंटेशन कर रहे हैं अपना, और उसी हिसाब से लोगों को जो है कर रहे हैं, तो डोमिनेंस वहाँ पे काम आता है। फिर मोटिवेशन भी है, लाइफस्टाइल भी है। लाइफस्टाइल का मतलब आप कस्टमर को डिवाइड कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो कि लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल, जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी प्रीमियम तरह से होती है। कुछ लोग मार्केट में बाहर जाके घूमना पसंद करते हैं, मूवी देखना वीकेंड पे पसंद करते हैं, खर्चे करना पसंद करते हैं, तो वो खर्चे कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल का अलग है। कुछ लोग काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, पैसे को बचाते हैं, उस हिसाब से हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो कंपनीज इस हिसाब से सेगमेंटेशन करती हैं और इस हिसाब से टारगेट करने की कोशिश करती हैं। फिर है रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर। रिस्पॉन्स में क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी कस्टमर होता है तो उसको अपने प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट वो लेने जा रहा है उससे अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, और वो डिसाइड करता है कि उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे उसको क्या प्रेस्टीज मिलेगी, इकोनॉमी क्या होगी, रीसेल वैल्यू क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये सब चीज़ें वो एक्सपेक्ट करता है। अब कैसे, देखो, आप जब कोई व्हीकल परचेज करने जाते हो, आप सोचते हो गाड़ी का मैं इतना ज़्यादा क्यों एग्जांपल लेता हूँ, एक तो मैं इंथुजियास्ट हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। दूसरी चीज़ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंटेशन या मार्केटिंग के जितने भी आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी टॉपिक, और बिजनेस इन्वायरमेंट की, ऑलमोस्ट हर जगह इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और ये मैच करता है। इस स्टडी के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से बहुत परफेक्ट इंडस्ट्री है। तो अगर आप मान लीजिए चाहते हो, तो इसमें देखते हैं हम रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू में अगर आप देखोगे तो टोयोटा है, ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। टोयोटा की जो गाड़ी है, जैसे इनोवा क्रिस्टा हुई और इसकी फॉर्चुनर हुई, इनकी सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है और ड्यूरेबिलिटी इनकी सबसे अच्छी है। यहाँ पे क्या है, कंपनी को पता है, ये इस हिसाब से ऐसे लोगों को टारगेट करती है, सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट बनाया उसने, कि जो लोग रीसेल वैल्यू पे ध्यान देते हैं, जो लोग ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। फिर इफ़िशियंसी, मारुति सुजुकी को आप देखोगे तो लोग क्या है, वो ऐसे सेगमेंट को टारगेट करते हैं जो लोग फ्यूल इफ़िशियंसी पे ध्यान देते हैं, तो वो इफ़िशियंसी के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं। फिर प्रेस्टीज, मर्सिडीज बेंज, जैगुआर, लैंड रोवर, BMW, ऑडी, पोर्श, फेरारी, तो इस तरह की जितनी भी कंपनी है वो एक प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट आपको दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं प्रेस्टीज के बेसिस पे सेगमेंटेशन है। इकोनॉमी, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, इन बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। फिर यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट परचेज्ड और यूज्ड बाय कंज्यूमर। प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी में और कितनी फ्रीक्वेंसी में जो है कंज्यूमर परचेज कर रहा है। हो सकता है आप एक बार में 100 क्वांटिटी ले लो या 100 बार में वही चीज़ खरीदो, तो क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी है, तो उस हिसाब से सेगमेंटेशन होता है। और जनरली इनको कैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल यूज़र्स और नॉन यूज़र्स के बेसिस में डिवाइड करते हैं। आप सेगमेंटेशन को अगर आप बात करो क्वांटिटी के हिसाब से देखो, तो आप कई बार छोटे पैकेज, बड़े पैकेज, काफ़ी बड़े पैकेज, इस तरह से आपको मिलते हैं। वो क्या है, सेगमेंटेशन किस बेसिस पे हुआ है, वो हुआ है कि क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी होता है सेगमेंटेशन। अगर आप अमेजोन वगैरह पे ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदते हो तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी होता है, महीने में एक बार आप वहाँ फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो और वो आपके पास ऑटोमेटिक वो डिलीवर होते जाते हैं। फिर है लॉयल्टी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। देखिए, कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं ना, वो ब्रांड के लिए बहुत लॉयल होते हैं। तो लॉयल्टी को हम डिफाइन करते हैं कि कुछ होंगे बहुत ही होंगे स्ट्रिक्ट लॉयल, फिर कुछ होंगे ठीक ठाक मॉडरेट लॉयल, कुछ होंगे लॉयल ही नहीं होंगे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं, एप्पल का आईफोन है, लोग जो एकदम स्ट्रिक्ट लॉयल होंगे वो आईफोन 6 खरीदे, फिर उनको अपग्रेड करना हुआ, तब तक मार्केट में 8 था, उन्होंने 8 लिया, फिर उनको अपग्रेड करना था, उन्होंने 10 लिया, फिर अपग्रेड किया 12 लिया। वो हर 2 साल पे फ़ोन चेंज करते रहे, लेकिन वो सिर्फ एप्पल का ही फ़ोन लेते रहे। एप्पल का फ़ोन लेने के बाद उन्होंने कोई और फ़ोन लिया ही नहीं 6 के बाद।
वो स्ट्रिक्ट थे, एकदम स्ट्रिक्ट लॉयल थे, उनको कुछ और चाहिए ही नहीं, ना उन्होंने कंसीडर किया। मॉडरेट लॉयल का मतलब हो गया कि जैसे कोई, किसी ने आईफोन 6 खरीदा, अब उसको अगला 2 साल बाद अपग्रेड करना है, तो पहले देखेगा कि यार एप्पल में ही कोई प्रोडक्ट है जिसकी जो है नीड्स को पूरा कर सकता है। देखा कि हाँ बाकी प्रोडक्ट है जो है सेम रेट पे ही मिल रहा है, मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन सेम रेट पे हमको एप्पल का मिल रहा है, तो चूंकि हम एप्पल यूज़ कर रहे हैं अच्छा है, फिर से एप्पल लेंगे, तो मॉडरेट लॉयल है। उनका ये नहीं था कि वो किसी चीज़ को कंसीडर ही नहीं किए। हो सकता है कि अगर वो 10 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए इसी केस में अगर हम लेते हैं कि उसको फिर 2 साल बाद अपग्रेड करना हुआ, तो वो सैमसंग चलाया, उसको उस बार एप्पल नहीं समझ में आया, फिर 2 साल बाद उसने कहा कि नहीं जो एप्पल जो है हमको फिर से कंसीडर करना है। ये मॉडरेट लॉयल हैं, वो आंख बंद करके या बार बार वही चीज़ नहीं लेते हैं, लेकिन ये है कि वो एक बार यूज़ किए हैं तो इसलिए अगली बार उस चीज़ को कंसीडर वो कर रहे हैं। फिर नॉन लॉयल का मतलब हो गया कि आप इस बार एप्पल लिए, अगली बार कहें नहीं नहीं भैया हमको इससे अच्छी वैल्यू सैमसंग पे मिल रही है, हम सैमसंग लेंगे, एप्पल हमको नहीं लेना, एप्पल से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई लगाव नहीं है। तो वो क्या है, लॉयल नहीं है, उनको जहाँ बेनिफिट ज़्यादा मिला वहाँ पे वो ले लिए। फिर है रिस्पॉन्स ऑन ओकेजन। देखिए अलग अलग टाइम पे, अलग अलग ओकेजन्स पे कस्टमर जो है ना वो बहुत अलग अलग हिसाब से जो है वो बिहेव करते हैं। सेम कस्टमर अलग ओकेजन्स पे बहुत अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। देखिए a customer who considers his purchasing power in general may spend an extra sum at the time of an occasion। देखिए कई बार होता है कि जो कस्टमर होते हैं ना किसी ओकेजन पे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, किसी चीज़ पे नहीं। ओकेजन को और अच्छे से समझने के लिए हम अगर समझें, देखिए आपको इमरजेंसी है ना, आप किसी प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है तो भी खरीदोगे, क्योंकि आपको इमरजेंसी है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार उस चीज़ को अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इस हिसाब से खरीदो कि यार अगर इतने पैसे में मिल जाएगा ना तो ले लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है विशेष, हम इसको अवॉइड कर देंगे। तो ओकेज़न पे, अलग अलग ओकेज़न पे उसका बिहेवियर कैसा होता है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पर्सनल सेलिंग में इस चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है, जो बिजनेसमैन होता है वो समझ जाता है, तो उस हिसाब से भी प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सेगमेंटेशन है, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने की कोशिश की, फिर भी अगर कहीं ना समझ में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आप, जिससे कि आगे बात की जा सके। फिर देखिए इसेंशियल क्या है साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला है क्लियर डिमार्केशन ओ सॉरी क्लियर डिमार्केशन ऑफ ग्रुप विच कुड बी क्वान्टिफाइड। देखिए सेगमेंट जो भी बनेगा वो डिफाइंड होना चाहिए और वो क्वान्टिफाइड होना चाहिए। अदर वर्ड्स मतलब सेगमेंट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, इंपॉर्टेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जो भी सेगमेंटेशन आप करने जा रहे हो बेसिकली वो साइज के हिसाब से आपका डिफाइन होनी चाहिए, और प्रॉफिट में उस सेगमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप 4 सेगमेंट बनाए हो तो उसमें पता चलना चाहिए कि ये कितनी साइज को कवर करेगा और ये प्रॉफिट में कितना जो है आपको हेल्प करेगा। मार्केट मस्ट हैव द इकोनॉमिकल पोटेंशियल। जो भी मार्केट आप चूज करने जा रहे हो, जो भी सेगमेंटेशन आप करने जा रहे हो, चाहे जितने सेगमेंटेशन आप करो, जितने भी सेगमेंटेशन को आप करोगे, एक चीज़ को ध्यान रखोगे कि सभी सेगमेंट में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि पैसा कमाएं, इकोनॉमिक हो आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें लॉस अकर कर रहे हैं या आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रही है, या पहले से प्रॉफिट आपको रिड्यूस करना है, तो हमेशा प्लस के लिए जाओगे, ज़्यादा बेनिफिट के लिए जाओगे, तो ही सेगमेंटेशन करोगे। फिर है रिसर्च इकोनॉमिकली वाइबल। जो भी आप सेगमेंटेशन कर रहे हो वो आपके लिए इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है, मतलब फायदे, बेसिकली अगर सीधे समझें तो फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो हम देख रहे हैं। और मतलब इकोनॉमिकली वाइबल ऐसा है कि हो सकता है वो प्रॉफिट दे लेकिन वो उतना रिटर्न ना दे जितना आपको दूसरे सेगमेंट्स में मिल सकते हैं, या आप वो पैसा कहीं और लगाओ तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो इसलिए इकोनॉमिकली वाइबिलिटी हम चेक करते हैं। फिर यूनिफॉर्म रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रोग्राम। यहाँ पे कहना है कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन तभी जस्टिफिएबल होगा जब पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर या यूनिक वे में रिस्पॉन्ड करे, जो भी आपका मार्केटिंग प्रोग्राम आपने बनाया है उस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन के लिए। तो वो रिएक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मिक्स आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो कुछ भी आपने प्रोग्राम बनाया है, जो सोच के बनाया है, उसी के तहत अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स आ रहा है तब वो यूनिफॉर्म रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रोग्राम में आएगा आपका। स्टेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और स्टेबिलिटी जो है आपके प्रोग्राम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
लॉन्ग टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 साल का, 5 महीने, 6 महीने का सोच के सेगमेंटेशन किए हो। तो जो सेगमेंट है वो आपका लंबे समय के लिए होना चाहिए, लॉन्ग रेंज के लिए होना चाहिए, प्लानिंग वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से होगी। ऑन गोइंग प्रोसेस है सेगमेंटेशन, हमेशा चलने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप नए नए सेगमेंट्स की हमेशा तलाश करते रहते हो कि कौन सा आएगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा आप उसके बारे में पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो। फिर हैं अब इस चीज़ों ये जो नीचे पॉइंट आ रहा है इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कल हमने पढ़ा ही है पहले ही, इसके पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, प्लानिंग वाले चैप्टर में। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब हो गया कि कंप्लीट मार्केट है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को हम नहीं टारगेट कर रहे हैं, पूरी मार्केट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब हो गया हमने सेगमेंटेशन कर लिया, अलग अलग सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, वहाँ डिफ्रेंशिएटेड मतलब कंप्लीट मार्केट को हम डिफ्रेंशिएट कर दिए। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब हो गया कि हमने मार्केट में सेगमेंटेशन किया, सेगमेंटेशन में सभी सेगमेंट को हमने नहीं चुना, सिर्फ एक सेगमेंट को हमने बनाया, हम उसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यहाँ हो गई। तो बस इतना सा था। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुई हो, कुछ लगा हो ऐसा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।